मुख्य समाचार। कांग्रेस के रणनीतिकार तमिलनाडु में ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर सकारात्मक है और उन्होंने दावा किया कि ज्यादा वोटिंग सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान पर कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि ये ट्रेंड या तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हो सकता है या मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण। दोनों राज्यों में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा कि मतदाता सूची के विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का असर दिख रहा है, लेकिन इसके लिए अलग अलग कारण बताए गए। तमिलनाडु में गुरुवार को विधानसभा की कुल 234 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजे 4 मई को आएंगे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5 बजे तक मतदान लगभग 80% रिकॉर्ड किया गया था और ये आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है। 2021 के चुनावों में तमिलनाडु में 73.63% वोटिंग हुई थी। डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में पहली बार 21 पार्टियां एक साथ आईं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सरकार के पक्ष में वोट है। तमिलनाडु में कांग्रेस एआईसीसी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया कि ये डीएमके की सरकार उसकी कल्याणकारी योजनाओं और गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के लिए किए गए वादों के पक्ष में वोट है। गठबंधन के तहत 21 पार्टियों का एक साथ आना वोटरों के मिजाज को दिखाता है। धर्मनिरपेक्ष गठबंधन अगली सरकार बनाएगा। वर्ल्ड क्लास थीम पार्क और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामोजी फिल्म सिटी में हॉलिडे कार्निवल गुरुवार 23 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 7 जून तक चलेगा। 46 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल के दौरान पर्यटक मनोरंजन से भरपूर अनुभव कर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि पर्यटकों के लिए स्पेशल प्रोग्राम रात 9 बजे तक चलेंगे। शाम को होने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बच्चों का मन मोह रहे हैं। सिनेमा की दुनिया में मनोरंजन और मस्ती का मेल कराने वाला रामोजी फिल्म सिटी हॉलिडे कार्निवल पहले दिन से ही टूरिस्ट का मन मोह रहा है। कई खास आकर्षण के साथ इस हॉलिडे कार्निवल में म्यूजिकल ग्लो गार्डन, नया मायालोक, कार्निवल परेड जैसी कई व्यवस्थाएं हैं जो पर्यटकों को लुभा रही हैं। बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई। उपचुनाव में 58.27% वोटिंग दर्ज की गई। कुल 3,84,579 मतदाताओं में से 2,24,087 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह के शुरुआती कुछ घंटों में वोटिंग धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वोटिंग तेज हो गई। ये उपचुनाव पूरे राज्य में खास चर्चा का विषय रहा। प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद बारामती सीट खाली हो गई थी। एनसीपी प्रमुख की मौत के बाद बारामती में ये पहला चुनाव था, इसलिए उम्मीद थी कि भावनात्मक माहौल में बड़ी संख्या में वोटिंग होगी। कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा थी कि ये चुनाव बिना किसी विरोध के होना चाहिए, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस न लेने की वजह से वोटिंग हुई। इस चुनाव में दिवंगत अजीत पवार की पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की जीत की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की मौजूदगी बहुत कम थी। हालांकि कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन प्रचार में उनका असर नहीं दिखा। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चुनाव ज्यादातर एक तरफा होगा। अजीत पवार की मौत के बाद बारामती के लोगों से उम्मीद थी कि वो उनकी पत्नी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए बड़ी संख्या में निकलेंगे। हालांकि कुल मतदान प्रतिशत को देखते हुए ये उम्मीद कुछ हद तक नाकाफी लगती है। हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में हो रही आपराधिक गतिविधियां लड़खड़ाती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं। अब जिला ऊना के तहत आते त्योड़ी गांव में वीरवार रात अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। यहां 4 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने धारदार हथियारों के बल पर एक शराब के ठेके में घुसकर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना वीरवार रात 11:30 बजे की है। उस समय ठेके पर तैनात सेल्समैन विनोद कुमार अपनी दिन भर की बिक्री का हिसाब किताब कर रहे थे और दुकान बंद करने की तैयारी में थे। इसी दौरान 2 वाहनों यानी एक मोटरसाइकिल और एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार 4 युवक ठेके के बाहर पहुंचे। इन सभी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरों पर रुमाल बांध रखे थे।
स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स सैमडकॉट ने कमला नेहरू अस्पताल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग इकाई को स्थानांतरित कर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को विभाजित करने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबीर वर्मा ने इस फैसले को एक तरफा, अतार्किक और स्थापित चिकित्सा एवं शैक्षणिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। इस निर्णय से केएनएच में प्रस्तावित आईवीएफ केंद्र, भ्रूणीय चिकित्सा इकाई और ऑन्कोलॉजी सेंटर महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित होने की आशंका जताई है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि केएनएच की नवजात चिकित्सा इकाई पिछले 2 दशकों से उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है और यहां 22 बेड, 5 वेंटिलेटर और 6 CPAP मशीनें उपलब्ध हैं। यहां तक कि एम्स बिलासपुर जैसे संस्थानों से भी रेफरल आते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका देते हुए इसकी रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया है। गौरतलब है कि 1 महीने के भीतर भारत की रेटिंग में ये दूसरी बड़ी कटौती है। इस नकारात्मक खबर और बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के बीच 23 अप्रैल को सेंसेक्स 852 अंक और निफ्टी 205 अंक लुढ़का। ब्रोकरेज ने रेटिंग कम करने के पीछे कई गंभीर आर्थिक और बाजार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। कॉर्पोरेट कमाई पर संकट। HSBC के अनुसार बढ़ती ऊर्जा लागत और कमजोर घरेलू मांग भारतीय कंपनियों की आय वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पहले 2026 के लिए कमाई में 16% बढ़ोतरी का अनुमान था, जिसे अब घटाया जा सकता है। ऊंचे मूल्यांकन। भारतीय बाजार अपने क्षेत्रीय साथियों, विशेषकर उत्तर पूर्वी एशियाई बाजारों जैसे चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में अब कम आकर्षक और महंगे लग रहे हैं। बाई हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 33वें मैच में 103 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ चेन्नई अंक तालिका में 6 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि मुंबई 8वें स्थान पर खिसक गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के ओपनर संजू सैमसन ने 54 गेंदों पर शानदार नाबाद शतक बनाया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद उनकी इस पारी की मदद से सीएसके 207 अनुभव 6 रनों तक पहुंचने में सफल रही। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस महान खिलाड़ी के लाखों फैंस हैं जो अपने अपने अंदाज में मास्टर ब्लास्ट का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे में आइसक्रीम बेचने वाले एक फैन ने सचिन के जन्मदिन पर अपने ग्राहकों को 50% की छूट देकर मनाया। सचिन का जबरा फैन। पुणे के यरवड़ा में एक फैन विनोद मोरे पिछले 30 सालों से सचिन तेंदुलकर के नाम पर आइसक्रीम की दुकान सचिन मलाई गेला के नाम से चला रहे हैं। उन्होंने आजकल अपनी दुकान पर एक बैनर लगा रखा है जिस पर लिखा है कि सचिन के जन्मदिन पर ग्राहकों को मलाई गोला आधी कीमत पर मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को यहां पर केक काटकर सचिन का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। अक्षय कुमार एक बार फिर हॉरर कॉमेडी जोन में अपना जलवा दिखाते नजर आ रहे हैं। बीती 17 अप्रैल को रिलीज हुई उनकी फिल्म भूत बंगला और भारत और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। भूत बंगला अक्षय कुमार के करियर की 21वीं 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता पूरा कर लिया है और फिल्म अभी भी करोड़ों की फिगर में कमा रही है। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो तकरीबन 1.5 दशक बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं फिल्म ने 7वें दिन कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। भारतीय इक्विटी बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती सत्र के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजों के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिख रहे थे। बाजार की वर्तमान स्थिति। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 400 अंक या 0.51% की गिरावट के साथ 77,263 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 100 अंक यानी 0.41% फिसलकर 24,118 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में इस पैनिक सेलिंग का मुख्य कारण आईटी, वित्तीय और फार्मा शेयरों में आई कमजोरी को माना जा रहा है।
ये थे मुख्य समाचार। जुड़े रहिए।